कभी एनआरसी के नाम पर, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, और कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर अजीब अजीब कानून पास किए जाते हैं। अधिकार देने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो अधिकार हमने लड़ झगड़ करके किसी तरह से हासिल किए हैं उनको छीनने की कोशिश होती रहती है। वह कौन से पावर्स हैं जो पॉलिटिक्स में हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं? अभी बाबा सिद्दीकी को मर्डर कर दिया गया, इससे पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है। अगर एक से शादी हो चार की तो इसमें औलाद या बच्चे कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। जबकि हर एक का अगर एक शौहर हो तो उसमें ज्यादा बच्चों के चांसेस हैं। इस तरह नहीं होता है। अच्छा, तो अगर आप 4 शादी कर रहे हैं जी और मर्दों और औरतों की संख्या बराबर है, तो कुछ लड़के तो फिर बगैर शादीशुदा रह जाएंगे, कट जाएंगे। इससे बेहतर नारा यह था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डियर ऑडियंस, आज हम फिर से इकट्ठा हुए हैं, यानी कि मैं और शेख किफायतुल्लाह मदनी साहब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी से पहले मुसलमानों की एक अच्छी खासी भागीदारी थी पॉलिटिक्स में। उसके बाद आजादी के बाद भी कुछ हद तक बाकी रही। 14% की आबादी है, तो उस हिसाब से मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। वही ऑन एवरेज 6-7% के आसपास जाकर के रुक गया है। और फिलहाल हिंदुस्तान में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत ही नाजुक स्थिति में है। तो आज हम बात करेंगे शेख किफायतुल्लाह फारिस मदनी साहब से कि क्यों ऐसा है, मुसलमानों का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है फिलहाल, और ऐसा क्यों हुआ, और इसके क्या हल हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि मुसलमानों की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया में, कैसे आप देखते हैं इसको? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक का चुनाव किया है। मैंने इसको सर्च किया है यूट्यूब वगैरह में, तो ऐसा टॉपिक मुझे नज़र नहीं आया सही से। यानी ये इतना गंभीर टॉपिक है, उसके बावजूद कोई नहीं बात कर रहा है, तो बड़ी हैरत की बात है ये। आपने जो सवाल किया है कि मुसलमानों की हालत क्या है सियासी तौर पर, तो हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए कि हमारी नुमाइंदगी कितनी है, जो सबसे बड़ा जमहूरियत का मंदिर जिसको कहते हैं लोग, यानी पार्लियामेंट में अगर देखा जाए जी, तो मुसलमान मेंबर्स की तादाद सिर्फ 24 है, जो कि 4.5% जो है बनती है। यानी 543 सीटों में से सिर्फ 24 मुस्लिम मेंबर्स हैं। करंट सिचुएशन है 2024 के इलेक्शन से ये जो नतीजा आया है उसके मुताबिक। उससे पहले 26 मेंबर्स थे जी, और इस बार और घटा है और 26 से 24 पर आ गए हैं, और अगले सालों में और भी घटने के चांसेस हैं। अच्छा। और जहां तक विधानसभा सीटों की बात है, यानी हर स्टेट के विधानसभा क्षेत्र है उसके हिसाब से कुल जो है सीटों की तादाद 4120 है। उसमें से 200 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं। बहुत कम। बिल्कुल। तो 4000 से ज्यादा सीटें हैं और उसमें 200 हैं, तो 4% बनते हैं। जबकि अगर आप देखें कि हमारी आबादी कितनी है तो 17-18%, सरकारी खाते में तो 14 से 15% है। अगर हम उसी को भी मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं, फिर भी 4% यानी 10% डायरेक्ट माइनस कर दिया आपने। हिस्सेदारी कहाँ है आबादी के हिसाब से? बिल्कुल ही हिस्सेदारी नहीं है। और यही वजह है, जो सिचुएशन आपने पूछा है, जब इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या कम होगी तो जाहिर है कि मुसलमानों को जो बहुसंख्यक पार्टी है जी, वो परेशान करेगी, और उसको रोकने के लिए पर्याप्त संख्या जिसको कहते हैं, जो काफी संख्या हो, वो नहीं है। इसीलिए वो परेशान करती रहती है, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर, और कभी तीन तलाक के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर अजीब अजीब कानून पास किए जाते हैं। अधिकार देने की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो अधिकार हमने लड़ झगड़ करके किसी तरह से हासिल किए हैं उनको छीनने की कोशिश होती रहती है। यानी मुसलमानों की हालत जो है ना, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और ये इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हमारा जो दयनीय स्थिति है सियासत में। ये सबसे बड़ा कारण है कि वहां से जो है कानूनी दर्जा हासिल करवा के जो है वो
मुसलमानों का शोषण हो रहा है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल। तो फिर जरूर कुछ पावर्स इसके पीछे जरूर हैं जो ऐसी हालत हमारी बना दी है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वह कौन से पावर्स हैं जो पॉलिटिक्स में हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं? पावर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर अगर जिक्र किया जाए, मतलब पॉलिटिकल एंटिटीज को जिक्र करते हुए अगर मैं बताऊं तो 3 चीजें हैं। एक, जो हिंदू राष्ट्र कायम करने के नाम पर जो पार्टियां खड़ी हुई है या जो संगठन खड़े हुए हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है कि मुस्लिम नुमाइंदों को ये नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान उनकी तरह पूजा भी करने लगे, फिर भी उनको ये पसंद नहीं है, या किसी भी सतह पर ये ऊंचा उठने नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या आप देख लीजिए ना, बॉलीवुड में भी अभी जो है क्या हुआ है, 2 फाड़ हो गया है, 2 हिस्सों में बट गया है। 2 हिस्सों में बट गया है कि इन एक्टर्स को पसंद करना है और इन एक्टर्स की मूवीज को फ्लॉप करना है। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि बाय प्लान उनके बारे में अजीब अजीब अफवाहें उड़ाई जाती है। बिल्कुल, किसी को पाकिस्तानी तक घोषित कर दिया गया, और फेसबुक में और वो बेचारे जो है पूजा कर रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं उनकी तरह, उसके बावजूद जो है चूंकि मुस्लिम नाम है इसलिए पसंद नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने इस तरह से जहर घोला है कि सियासत तो छोड़िए, बल्कि इंटरटेनमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी 2 हिस्सों में कर दिया है लोगों को। तो ये मसला है। और दूसरा जो है वो लिबरल सेक्युलर पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इसको लोग सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि लिबरल और सेक्युलर पार्टियां हो जाने दीजिए, आज आप सच्चाई बता दीजिए। तो लिबरल पार्टियां तो हमारे लिए लड़ती है, हाँ, और बहुत सारे हमारे भक्त बंधु ये भी कहते हैं कि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमान और लिबरल्स में लड़ाई है जी, लेकिन इंडिया में अलग ही मसला है, लिबरल्स मुसलमानों के दोस्त हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के दोस्त हैं, उनका जैसे मुसलमानों का कलमा है वैसे ही उनका कलमा है, जो उनका कलमा पढ़ेगा वो उनका साथ देंगे। इसीलिए आप जब भी मौका मिलेगा वो डसने से कतरेंगे बिल्कुल नहीं। उनकी खास आइडियोलॉजी है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, हमारी तहजीब और हमारे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अडॉप्ट किया है उस आइडियोलॉजी को और उसी के हिसाब से वो मुल्क चलाना चाहते हैं। तो चूंकि वो इनसे बेहतर है, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इनसे बेहतर है, इसलिए मुसलमान उनसे करीब है या वो मुसलमानों के करीब है। टॉपिक से हटकर थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि ये लिबरल्स और एथेइस्ट्स में कोई कनेक्शन है या बिल्कुल कनेक्शन नहीं? जस्ट मेरी जानकारी के लिए। जी, थोड़ा सा है कनेक्शन, कुछ हद तक, मतलब ऐसा जहन में ये बात आती है कि थोड़ा बहुत कनेक्शन हो सकता है। लिबरल्स का कहना है कि धर्म और सियासत ये 2 अलग अलग चीजें हैं जी, लेकिन धर्म को वो मान भी सकते हैं, वो उनका प्राइवेट मामला है, वो सियासत में धर्म को नहीं लाना चाहते हैं। अच्छा। एथियस्ट का धर्म का सिरे से ही इनकार है। एथियस्ट कहता है कि धर्म है ही नहीं कुछ, और ये पॉलिटिक्स में धर्म को नहीं लाना चाहते। हाँ, और इसका भी एक दिलचस्प इसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले वेस्ट में ये जब उन्होंने चर्च के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो अब उनको लगा कि अब हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या जो कानून बनाने का सोर्स है वो हम कहाँ से लेंगे, कौन सा सोर्स रहेगा। रैशनलिज्म का आंदोलन शुरू हुआ तो कहा कि अकल में, दिमाग में जो चीज अच्छी लगेगी उसको हम कानून अडॉप्ट करने लगे। हाँ, लेकिन फिर देखा कि हर एक का दिमाग अलग अलग है, हर एक अपनी अपनी सोच सोचता है, तो फिर डेमोक्रेसी लाई और कहा कि नहीं, जो बहुसंख्यक सोचेगा वो कानून बनेगा। अच्छा। अब ये करने के बाद फिर क्या हुआ, जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनके अधिकार छीने जाने लगे, तो उस वक्त जो है लिबरलिज्म आया। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली मुझे। तो यहाँ जो चूंकि अल्पसंख्यक परेशान है इसलिए लिबरलिज्म कभी कभी साथ दे देता है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइडियोलॉजी के एतबार से वो आपका साथ देगा। जब भी आपका मामला होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो जो सच्चा लिबरल है वो आपका साथ नहीं दे सकता, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही साथ देगा। बिल्कुल देगा। तो ये हमें इस बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए ये भी एक बड़ी रुकावट है हमारे बीच में, बहुत बड़ी रुकावट है कि हम जो है पॉलिटिकली अगर अपने अधिकार को हासिल करना चाहते हैं, चाहे धार्मिक अधिकार हो या मानवीय अधिकार हो, हम जो भी अधिकार हासिल करना चाहते हैं, तो मानवीय अधिकार में तो ये लोग साथ दे देंगे, लेकिन धार्मिक अधिकार में साथ देना खुद ही लड़ना पड़ेगा, उसके खुद ही लड़ना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है
वो है नफरती माहौल। इसको जानते ही हैं, आगे मैं इंशाल्लाह इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से माहौल बना है, नेगेटिव माहौल बना है, जिसकी वजह से पार्टीज भी डरती हैं मुसलमानों को आगे लाने में, क्योंकि वो माहौल के अनुसार उसको चलना पड़ता है, क्योंकि उसको भी वोट चाहिए। तो ये उसकी मजबूरी कह लीजिए, या जो भी हो, इंशाल्लाह इस पर बात होगी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसकी वजाहत कर दी। अगला मेरा आपसे सवाल ये है, वह कौन से हथकंडे हैं जो मुस्लिम्स को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, खास करके पॉलिटिक्स में? जी, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो सिर्फ 2 हथकंडों में ही आप समझ लीजिए कि सब दाखिल है। एक ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस। ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस, जी, ये बिल्कुल नया वर्ड है मेरे लिए। ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस, जहाँ पे ब्रेन वॉश करने का काम होता है। अच्छा। वॉशिंग पाउडर निरमा से भी बढ़कर वॉशिंग पाउडर निरमा से भी ज्यादा बेहतर तरीके से धुलाई होती है वहां पे। और वैसे भी तो मशहूर है कि वॉशिंग मशीन भी है किसी के पास, बिल्कुल, जहाँ धुलने के लिए धुलाई हो जाती है। दूसरा प्रेशर है, प्रेशर। अब प्रेशर कई तरह से होता है, साम दाम दंड भेद, आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। तो लालच के जरिए से भी हो सकता है, पैसों के जरिए से भी हो सकता है, मर्डर के जरिए से भी हो सकता है ना। तो इस तरह से प्रेशर पैदा किया जाता है पार्टीज पर भी और जो कैंडिडेट्स हैं उन पर भी। तो सबसे पहले आप उनकी वजाहत कर दीजिए कि पावर हाउसेस, हाँ, ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस जो है ये बहुत है। सबसे इफेक्टिव जो मशीन है इनकी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, मतलब हर सुबह भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फिलहाल वही है। मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई नहीं हो सकती है। तो इसमें सुबह सुबह जो है नफरती मैसेजेस आते हैं और फॉरवर्ड होते हैं बड़ी संख्या में। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा दखल है मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में। तो ब्रेन वॉशिंग जो कह रहे हैं, इसकी वजह यही है कि ब्रेन को वॉश कर देता है और जो इंसान नेचुरल तौर पर सोचता है उसकी सोच के धारे को ही बदल देता है। बिल्कुल, इंसान जो भी बात सुनता है उसका असर पड़ता है, वो उस पर यकीन करने लगता है धीरे धीरे। अगर सुबह एक मैसेज, शाम एक मैसेज वो पढ़ता रहेगा, देखता रहेगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो उसका जहन बदलेगा। बिल्कुल। दूसरा पावर हाउस जो है मीडिया है, और इसके बारे में क्या बताऊं? क्या ही बताएं, ये तो फंडिंग कर रही। देखिए, मतलब मीडिया के जो मालिक हैं वो मालिक जो है, जो उसके मालिक कोई और है, उसके मालिक कोई और है, बल्कि हुकूमत उसके गुलाम है। जैसे मुकेश अंबानी और अडानी के लिए हुकूमत काम कर रही है, अलग अलग देशों में जाकर के उनकी कंपनी और उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रही है, ये सरकार कर रही है जी। तो फिर बदले में इनके जो चैनल्स हैं वो उनकी तारीफ कर रही है या उनके हर फैसले को सही ठहराने की कोशिश करती है या मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव से मतलब ये है कि न्यूज चैनल्स को फंडिंग कौन करते हैं? अमीर लोग या पॉलिटिकल पार्टीज? न्यूज चैनल्स के कुछ मालिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अडानी और मुकेश अंबानी, इनके मीडिया चैनल्स हैं। जैसे अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया और तो ये उनका चैनल है, और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको। जी, तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि सपोर्ट इस तरह करती है कि इनके जो मालिक हैं, इनके कारोबार को विदेशों में, इनके कारोबार को चमकाने के लिए ये लोग सहारा देते हैं, सरकारी लोग, ठीक है। बिल्कुल। तो अब इनके बदले में इनका क्या कर्तव्य बनता है मीडिया चैनल्स का? कि इनका कर्तव्य ये बनता है कि ये ट्रिनिटी को सिद्ध कर दे। बिल्कुल। उनके इमेज को अच्छी तरह से पेश करे और जो उनके दुश्मन है उनके इमेज को बिगाड़ कर पेश करे। अब उनके चाहे उनके दुश्मन मुसलमान हो, चाहे कुछ और कोई दूसरे हो, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हो, बिल्कुल, अपोजिशन के लीडर्स हो, तो इसी तरह करते हैं। हर मालिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है, हमेशा सारे लोग गलत नहीं होते। कुछ मालिक को तो डायरेक्ट कुछ दिया जाता होगा, लेकिन कुछ मालिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इस तरह से मीडिया को मैनेज किया जाता है और इस तरह से कनेक्शन है कि कोई एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकता है, क्योंकि इनके जो है प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे उस तरह अगर सरकार ने साथ नहीं दिया तो, और ये लोग अगर सरकार का साथ ना दे तो सरकार गिर जाएगी। गॉड, सन ऑफ गॉड एंड द होली घोस्ट।
ट्रिनिटी। एकदम जबरदस्त। और अगर देखा जाए, और एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको, जो मैंने कहा ना, ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस, जी। तो स्कूलों का जाल बिछाया हुआ है आरएसएस ने, और छोटे छोटे जहनों में वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो बूढ़ा भी हो जाए तो बदलने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते तो हैं। बहुत ही खतरनाक बात है, बचपन में अगर किसी की ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए, बल्कि ब्रेन वॉशिंग बचपन में ही होती है, बड़ों को असर कम ही। बिल्कुल, बड़े लोग मैच्योर हो जाते हैं तो उनको फिर कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बच्चे को आपने ये कंट्रोल में कर लिया तो फिर वो आपका वफादार रहता है जिंदगी भर। बिल्कुल। तो जैसे 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक विद्या भारती नाम से स्कूल इन्होंने कायम किया, बहुत सारे, सरस्वती मंदिर के नाम से भी कई हजार लाखों स्कूल है। विद्या भारती स्कूलों की जो तादाद है 2003 के हिसाब से, वो जो है आपका 19,741 है, 19,741। इसी तरह एकल विद्यालय के नाम से इनके स्कूल्स हैं, और बड़े बड़े ऐसे इलाकों में हैं, आदिवासी इलाकों में, जहां आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं कि वहां भी पहुंच सकता है कोई। जैसे आप देखेंगे कि ईवीएम मशीनें लेकर के हेलीकॉप्टर के जरिए से भी कहीं कहीं जाते हैं ना, वैसा इन्होंने आदिवासी इलाकों को अपने कंट्रोल में करने के लिए एकल विद्यालय के नाम से 1 लाख से ज्यादा स्कूल ये लोग चला रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा? जी जी, ये 2015 तक, ये 2015 तक की रिपोर्ट है कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल उस वक्त थे। अब बताइए, इसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन मुसलमानों की कुछ 1,000 मदरसे हैं उसको लेकर के। हाँ, उसको लेकर के, और बिल्कुल सबके सामने है, मदरसे में क्या होता है सबके सामने है, और आप क्या क्या पढ़ाते हो अगर उसको बयान कर दिया जाए तो फिर बवाल हो जाएगा। तो ये लोग तैयार होते हैं, और यही लोग फिर पार्टी में और पॉलिटिक्स में आते हैं, और इस तरह से माहौल, मैंने कहा था ना कि माहौल कैसे तैयार होता है जी। इसी तरह से आप जो है कान में सुनते हैं तो वही बातें सुन रहे हैं, मीडिया से पढ़ते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वही चीजें। बचपन में जो आपको पढ़ाया गया इतिहास के नाम पर, कौन गद्दार है और कौन वफादार है, ये सब नाम जो दिया गया वो आपने पढ़ा, तो इस तरह से आपका जहन बना। तो फिर आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे लोगों से? क्या ये लोग मुसलमानों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? तो बड़ी भयानक बात बताई आपने। अगर वाकई ऐसा है तो ये हथकंडा है, बहुत बड़ा हथकंडा है, जिसका मुकाबला करना यानी अभी बहुत, इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से अभी कुछ भी उपद्रव नहीं मचा है। बिल्कुल, वही तो ताज्जुब होता है कि लावे पर खड़े हैं हम, कब जो है फट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह मैंने जो दूसरी बात की कि प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में अब क्या बताऊं। अभी बाबा सिद्दीकी को मर्डर कर दिया गया, इससे पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है। वो बोल भी रहे थे कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है। आजम खान को कितना परेशान किया गया यूनिवर्सिटी कायम करने की वजह से। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, बच गए अलग बात है, लेकिन हमला हुआ, गोली चली, जानलेवा हमला था। बिल्कुल, ये मामूली बात नहीं है कि आप जो है एक एमपी को गोली चला रहे हैं। इस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये मर्डर के जरिए से प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं, लीडर्स हैं, वो डर जाएं और वो ज्यादा एक्टिव ना हो सियासत में। इसी तरह खरीदो फरोख्त भी होती है, खरीद लिया जाता है। बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर्स जो हैं बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं, और मुसलमानों के जो एजेंडे हैं या उनके जो अधिकार हैं उनकी बात करने के बजाय फिर उन्हीं की बातें हमें सुनाने लगते हैं, वो उनके नुमाइंदे बन जाते हैं। तो ये हाल है और हथकंडे हैं जिनकी वजह से मुसलमान पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन से हल हैं, क्या कोई हल है भी या नहीं? पहले तो ये बात है कि अभी कोई सूरत हाल नजर आ रहा है या नहीं मुसलमानों के लिए कि नहीं ये पॉलिटिक्स में कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन इसमें बेहतर कर सकते हैं, ये खुद ही कर सकते हैं या फिर किसी का सपोर्ट लेकर के इसको करना है, जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सपोर्ट जरूरी है, या फिर ये खुद ही इनको आगे बढ़ना होगा? या इस बारे में आपकी क्या राय है कि इसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं? वही जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं उसी हिसाब से हल भी सोचा जाता है। हमें जो सामना है वो आइडियोलॉजिकल वार का सामना है एक तरफ, जिसको ब्रेन वॉशिंग वार भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमको सोचना होगा, उसका हल तलाश करना होगा कि उसकी तोड़ के रूप में हमको भी एक नैरेटिव खड़ा करना है।
चाहे वो लिबरल्स की तरफ से उठाया जाए या हिंदू राष्ट्र वालों की तरफ से उठाया जाए, मुसलमानों पर जो भी इल्जाम लगता है या मुसलमानों के बारे में जो भी गलत अफवाहें फैलाई जाती गलत फहमियों को दूर करना है। गलत फहमियों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे तलाक को नहीं समझ रहे हैं, हलाला के बारे में जानते ही नहीं है कि इस्लाम में ये चीज हराम है, दुरुस्त नहीं है, ये चीज नहीं जानते हैं। और जो दुरुस्त है उसकी सूरत क्या है वो नहीं जानते हैं। इसी तरह डायरेक्ट बोल देते हैं कि एक से ज्यादा शादी करते हैं तो ज्यादा बच्चे होते हैं। हालांकि मैं एक मिसाल दूं इसको, अभी कि अगर 4 औरतें 4 लड़कियों से मैंने शादी की, तो आप मान लीजिए कि मैं अगर शादी ना करता उन तीनों से, 4 औरतें हैं 4 लड़कियां हैं, तो 4 में से एक से शादी करता और 3 से नहीं करता, तो उससे कोई शादी करता कि नहीं? बिल्कुल। तो उसके बच्चे नहीं होते? होते। तो बात तो बराबर हुई। बल्कि यहाँ पर अगर मेरे साथ 4 लड़कियां होंगी तो उसकी औलाद हो सकता है कि कम हो, लेकिन सबके अलग अलग अगर शौहर हो तो उसके बच्चे तो ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिक ज्यादा होने के चांसेस है। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये कहना कि ज्यादा शादी की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ये मतलब ये लॉजिक समझ से परे है। क्योंकि लड़कियां जितनी होंगी उतनी शादी होगी, चाहे 1 से हो चाहे 4 से हो। बल्कि 4 से अगर 1 से शादी हो 4 की, तो इसमें औलाद या बच्चे कम होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। जबकि हर एक का अगर 1 शौहर हो तो उसमें ज्यादा बच्चों के चांसेस हैं। तो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होंगे तब ना समझ में आएगा। डायरेक्ट लिबरल्स को कहना है कि ये गलत है, कौन से जज आ गए हो तुम कि हमको फैसला सुनाओ कि ये गलत है और ये सही है? आर्गुमेंट हमारा भी सुनो, तुम्हारा भी हम सुनते हैं, देख लेते हैं। इस तरह नहीं होता है। तो अगर आप 4 शादी कर रहे हैं जी और मर्दों और औरतों की संख्या बराबर है, तो कुछ लड़के तो फिर बगैर शादीशुदा रह जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए, मार्केट में जो सामान शॉर्ट हो जाता है उसकी कीमत बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना। तो ये लड़कियों का ही फायदा है। लड़की अगर कम हो जाए लड़कों से तो देखिएगा कि जहेज कौन देगा? लड़के वाले जहेज देंगे। बहुत ही जबरदस्त जवाब दे दिया आपने। तो लड़कियों का रेट क्यों घटा हुआ? आपको जहेज नाम से एक ऐड करना पड़ रहा है कि ये ऑफर है भाई, ले लो ले लो, सेल नहीं हो रहा है। तो जैसे कंपनी वाले जब कोई सामान सेल ना हो तो क्या करते हैं? फिर मुमकिन है कि अगर ऐसा ऑफर ऐड करते हैं कि ये फ्री है, तब लिया जाता है। तो जहेज के नाम पे तो ऑफर है ना। तो जहेज का मतलब ही है कि लड़की का रेट कम है। अगर लड़कियों की तादाद कम हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि नेचुरली ये कभी कम नहीं होगा। और वैसे कितने लोग ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जंगों में मरने वाले लड़के, नशाखोरी में ज्यादा लड़के, एक्सीडेंट में ज्यादा लड़के, शराब में लड़के ज्यादा, कैंसर भी लड़कों को ज्यादा होता है। तो मरने वालों में लड़के हमेशा ज्यादा रहे, इसलिए लड़कियां हर दौर में ज्यादा ही रही। जो कि हराम है, ये भी लड़के ही ज्यादा करते हैं। डिप्रेशन भी वही करते हैं, ज्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसलिए ये अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, कोई कभी जमाना आ सकता है, मेडिकली कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग मसला है। फिर मेडिकल फिनोमिना ऐसा आ जाए कि लड़कियों की पैदाइश ही रुक गई, तो फिर ये मसला अलग है। लेकिन अभी जो आ रहा है, अभी तो न्यूज में तो और ज्यादा की बात हो रही है। लड़के पैदा कम होने के बारे में बात की जा रही है कि लड़के अब पैदा कम होंगे, ऐसे न्यूज आ रहे हैं। लड़के कम, वाई क्रोमोसोम जो है ये कम हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब लड़के पैदा कम होंगे, लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी। तो उस वक्त इस्लाम की हिकमत समझ में आएगी आपको। उस वक्त जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए, तो ये हल के बारे में आपने पूछा था, तो एक हल तो ये है कि ब्रेन वॉशिंग पावर हाउसेस को रोकना या उनकी तोड़ के लिए कुछ और खड़ा करना, नैरेटिव। यहाँ पर बीच में मैं रुक करके एक और सवाल आपसे करूंगा कि हल के रूप में, यानी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए हम अपने दीनी मसाइल की गलतफहमियों को दूर करें या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दें? दोनों में से क्या करें, या दोनों ही करें? दोनों बिल्कुल। देखिए, नफरत के जो कारण हैं उनमें से एक ये है कि हमारे धर्म को इस तरह से पेश किया गया कि देखते ही नफरत करने लगते। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे इजाद कर दिए गए हैं, टेररिज्म, हाँ, उसके बाद आपका जो कट्टरपंथी, ये सब बोलते ही इस तरीके से इसको डिजाइन कर दिया गया है कि ऑटोमेटिक ये किसी ने सुना कि इसको मुसलमानों से जोड़ दिया। बिल्कुल। तो दोनों सब्जेक्ट्स पर बात होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों, जितने भी धर्म है सबको शायद एक साथ, शायद क्या इसमें मतलब सबको एक साथ रहना ही है, और इसके लिए हमें कोशिश भी करनी है कि सब एक साथ रहें। बिल्कुल।
हिंदू मुस्लिम एकता की जहाँ तक बात है, तो ये हमारा जो नज़रिया है ये उसी वक्त सिद्ध हो गया था जब हमने ये फैसला किया था 1947 में कि हमको इसी देश में रहना है। इसी देश में रहने का मतलब यही था कि हम हिंदुओं के साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो जो नया नारा दिया गया है, जैसा कि सबका साथ सबका विकास, और क्या है, सबका विश्वास। हाँ, पता नहीं, बहुत कुछ बढ़ते रहते हैं बीच बीच में। तो इससे बेहतर नारा ये था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। ट्रेनों में लिखा रहता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रहना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ट्रेन में हमने देखा है इसको लिखे हुए। सबका साथ सबका विकास कह करके कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम ही नहीं लेंगे? बिल्कुल, नाम लेने से तो अभी जो है सेकुलर पार्टियां भी डरती हैं, है ना। मुसलमान नहीं बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे, या धर्म विशेष के लोग। मुस्लिम नाम लेने से पता नहीं इनको भी डर लगता है। माहौल ही ऐसा बना हुआ है, मैं इनका कसूर नहीं कह रहा हूँ, माहौल ऐसा बना हुआ है कि मजबूर हैं कि इस तरह उनको नाम लेना पड़ता है। तो खैर, हमारी बात चल रही थी कि हल कैसे किया जाए। इसमें दूसरा तरीका यह है कि अच्छे नुमाइंदों को आगे बढ़ाना। हमारा मसला यह है कि हमारे बीच में जो छटे हुए लोग होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यानी ये डेमोक्रेसी ऐसी ही है, इसका निज़ाम ही ऐसा है कि जब तक आप गुंडागिरी ना करें तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छे लोग आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, कभी कभी हो जाता है इक्के दुक्के। तो अच्छे लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये हमारा प्रॉब्लम है, मुस्लिम कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम है कि वो अपने नुमाइंदे को जो भेज रही है वो अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि सियासी अंधभक्ति किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। जब भी हमारा कोई मैटर हो, है ना, उस मैटर में हमारा मुस्लिम लीडर ऐसा होना चाहिए कि सब एकजुट हो जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। जैसे दलितों का कुछ होता है तो हर पार्टी के दलित लीडर्स आवाज उठा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनका भी यही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, या आप आम आदमी पार्टी में रहे, या कांग्रेस में रहे, या एनसीपी में रहे, जिसमें भी रहे, है ना। हर पार्टी, जो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, किसी को अछूत नहीं बनाना है। जिसका जो यानी जहां पे जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से साथ देना चाहिए। लेकिन शर्त है कि हमारे जो मैटर्स होंगे उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे हम किसी भी पार्टी में रहें। तो पार्टीज भी चौकन्नी हो जाएंगी कि ये मैटर जो है इनका बड़ा सीरियस है, इसमें हम इनको निकाल देने की भी धमकी दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब जो है हम अपनी आवाज को मजबूत तरीके से उठा सकते हैं। अब इसमें एक सवाल खड़ा हो सकता है कि मुस्लिम पार्टियों का साथ दें या नहीं। तो मुस्लिम पार्टियों की क्या जरूरत है, क्योंकि भड़काऊ भाषण देते हैं और इस तरह की चीजें। मुस्लिम पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी जो होती है वो कम्युनल होती है। कम्युनल होती है, तो ये गलत बात है। अगर कोई नेता, किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है तो हम भी उसकी निंदा करते हैं कि उसने गलत किया है, लेकिन इससे यह सवाल हल नहीं हो जाता कि मुस्लिम पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज के ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है, तो क्या वो पार्टी गलत हो गई? उस नेता को गलत कहा गया है, उसकी आइडियोलॉजी को देखा जाएगा। आइडियोलॉजी अगर ऐसा है तो गलत है। तो मुस्लिम पार्टी जब बोलेंगे तो फिर वो आइडियोलॉजी आपको कैसे पता चली कि वो कम्युनल है? बिल्कुल, तो गलत बात है ना। तो मुस्लिम पार्टीज की भी जरूरत है, इसका इनकार नहीं है, क्योंकि सेकुलर पार्टीज को कौन बताएगा, हमारे मुद्दों को कौन ऊपर उठाएगा, उन तक पहुंचाएगा, अगर मुस्लिम पार्टी ना हो। क्योंकि जो दूसरी पार्टियों में मुस्लिम नेता होते हैं उनके हाथ पैर बंधे होते हैं। बिल्कुल, एक स्पेशल लाइन होती है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो मुस्लिम पार्टीज अगर हो तो फिर उनके सामने, मुस्लिम मुद्दों के सामने कोई लाइन नहीं होती है, वो आवाज उठाती है। लगे हाथों आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, ये पार्टी, ये क्या मुस्लिम पार्टी है या मिक्स्ड है या कैसी पार्टी है? मुस्लिम पार्टी तो है, लेकिन दलितों के साथ इनका मेलजोल ज्यादा है। यानी कभी भी गठबंधन कहीं भी किया है तो दलितों के साथ ज्यादा हुआ है। एक बार मायावती के साथ गठबंधन हुआ था। कभी कभी मैं इसका सपोर्ट करता हूँ और कभी कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी हो,
अगर आप कहते हैं कि इसकी जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हर फैसला सही होगा, जी चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अंधभक्ति नहीं करनी है किसी पार्टी की। तो मुस्लिम पार्टी है वो मजलिस, लेकिन उससे भी गलतियां बहुत बार होती हैं और हुई हैं। ऐसी जगहों पर चले जाना जहां उनका कोई कैडर नहीं है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, और जानते हैं कि यहाँ पे सारे पार्टीज मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं या मुस्लिम वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में उनको पीछे हट जाना चाहिए। बीजेपी क्या करती है आप जानते हैं? बीजेपी को लगता है कि मैं यहाँ नहीं जीत पाऊंगा, तो वो कोशिश करती है कि जो दूसरी पार्टी वाले हैं उनके वोट्स बढ़ जाएं। इसके लिए वो दूसरी पार्टियों को फंडिंग करते हैं, 2-3 नेता खड़े कर देते हैं, बड़े लेवल पर खेलते हैं। जी एकदम बड़े लेवल पर खेलते हैं। मैं खेलने की बात इनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम पीछे तो हट सकते हैं। तो बीजेपी ऐसा करती है कि अगर बीजेपी लीडर है और उसको 50,000 वोट मिलेंगे, और उसके सामने ऐसा लीडर है जिसको 1 लाख वोट मिलेंगे, तो बीजेपी करती है कि तीसरे को खड़ा कर देती है और फंडिंग करती है जबरदस्त। तो 1 लाख को 50-50 में डिवाइड कर दिया और इधर से इसको मैदान में ला लिया। तो इस तरह से वो करती है। तो हमें भी थोड़ा सा चौकन्ना होना चाहिए, और जो सामूहिक हित है उसको सामने रखते हुए निजी हित को कुर्बान कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो मुस्लिम पार्टियों की जरूरत है, बहरहाल है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। वो मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सकती हैं। और मुस्लिम पार्टियों के होने पर सवाल क्यों होता है, जबकि हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। यादव की पार्टी है ना, बिल्कुल। ब्राह्मणों की दोनों पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है ना। बीजेपी में घर से ओबीसी को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसको हैंडल तो आरएसएस कर रही है ना, और आरएसएस ब्राह्मण चला रहा है। और ये हमारा तृणमूल कांग्रेस, ये ब्राह्मण की पार्टी है। तो जब हर जाति ने अपनी अपनी पार्टी खड़ी कर ली है, तो फिर मुसलमानों को अछूत बना के क्यों रखना चाहते हैं? इसलिए जरूरत थी ऐसी पार्टी की, लेकिन हमारा सुझाव यह है कि वो सिचुएशन को देख करके कदम उठाए, लोगों से मशवरा करे, मिलजुल करके आपस में चले, और भड़काऊ भाषण से बचे, क्योंकि भड़काऊ भाषण दूसरा देगा तो उतना मसला नहीं है, जितना आप देंगे तो मसला पैदा होगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने सवाल थे आपने उसका बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम आपको बुलाते रहेंगे और हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने भी अच्छी अच्छी बातें कही वीडियो के दौरान। आज हमारी बातें यहीं से खत्म होती हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है फिलहाल, हमारे मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में, और क्या सिचुएशन है, सिचुएशन क्या था, और आगे हम अगर इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, इसका हल भी बताया गया। तो उम्मीद है कि हम सब लोग इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, और हम अपने देश को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे, और इस देश को हम एक फूलों के बगीचे की तरह बना देंगे इंशाल्लाह, जहां पर हम सब लोग, सारे धर्मों के लोग साथ मिलकर के यहाँ पर रहेंगे, बल्कि रहते रहे हैं। अभी हालात हमेशा से रहे हैं, बस ये हालत अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुआ। हालात थोड़ी सी बदली है, लेकिन ये हालत भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी अगर हम सब मिलकर के कोशिश करें। हम सब मतलब हम सब तमाम धर्मों के लोग, और किसी भी बहकावे में ना आकर के, जैसे मुसलमानों के बारे में जो गलतफहमियां फैलाई जाती हैं, अगर कोई गलतफहमी फैला रहा है तो आप और हम सब मिलकर के उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या वाकई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरा कह दिया तो आप मान ही लेंगे। हर खुद से भी खुद रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल, और हकीकत को मालूम करने की कोशिश करना चाहिए। साथ ही साथ हमें ज्यादातर फोकस इस बात पर करना है कि हम साथ मिलकर के कैसे रहें। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।